यूट्यूब पे जो लोग हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको इसकी रिकॉर्डिंग मिल सके और अपने लोगों को भी भेज सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर चालू किया और आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या फर्क होता है। तो कितने लोग तैयार है? एक बार एक्साइटमेंट के साथ रिएक्शन दीजिए ताकि मुझे भी लगे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर किसी को मोटिवेशन चाहिए और मेरा मोटिवेशन है आप सबकी एक्टिविटी। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। और स्टार्ट करेंगे हम सेशन को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मेरा स्क्रीन शो कर रहा होगा, आप सभी को मेरा स्क्रीन शो कर रहा है। तो बात करेंगे हम लोग डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या फर्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पीपीटी आपको शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, फाउंडर लिखा हुआ है। आ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो को होस्ट हैं हासिफ जी, उनसे कि किसी किसी का अगर अनम्यूट हो गया है तो उनको प्लीज कर म्यूट दिया कर दें। कर दिया सर, कर दिया कर दिया। थैंक यू सर। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीजें ऊपर दिया हुआ है, एस्पेक्ट्स, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या होता है? पहला फर्क हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए फाउंडर है, और यहाँ पे सेंट्रलाइज में क्या होता है, ऑनर होता है। ऑनर है ना, जैसे पिछले बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने देखा, चाहे वो बात करें बोट ब्रो की, चाहे वो बात करें एआई अर्न की, चाहे वो बात करें हम बीजी की, तो सभी के ऑनर थे। सेंट्रलाइज जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं, चाहे वो बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड प्लान चल रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे कि जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान चल रहे हैं वो सारे क्या होते हैं, सेंट्रलाइज होते हैं, यानी उसमें ऑनर होता है। और जहां भी ऑनर है, जब जो चीज घटाना हुआ बढ़ाना हुआ वो चीज घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, क्रिएटर होता है। एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने है, जैसे हम बिटकॉइन की बात करें, तो बिटकॉइन में क्या है, क्रिएटर है। बिटकॉइन के क्रिएटर सातोशी नाकामोटो, ऐसा गूगल कहता है, ऐसा गूगल कहता है। आज किसी को ये नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो मेल है कि फीमेल है। सातोशी नाकामोटो किसी व्यक्ति का नाम है या कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। सातोशी नाकामोटो जिंदा भी है कि नहीं है, ये आज किसी को नहीं पता। ये गूगल कहता है सातोशी नाकामोटो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्रिएटर होता है जो क्रिएट करके किसी भी प्रोजेक्ट को, और और उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया। अब जैसा कि हर्षित जी ने कहा था कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक उसी तरीके से है कि आप के हाथ में हो गया, क्रिएटर ने क्रिएट किया और आपको दे दिया। सो आगे बात करें, यहाँ पे केवाईसी क्या मैंडेटरी होता है क्या? जितने भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हैं वहां पे केवाईसी मैंडेटरी होता है। कहीं पे आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, कहीं पे आपका मेल आईडी लिया जाता है, उस पे ओटीपी जाता है, कहीं मोबाइल पे ओटीपी जाता है, और कहीं कहीं जो है केवाईसी लिया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि सर हमने तो कोई केवाईसी नहीं दिया, मोबाइल नंबर दिया था सिर्फ। मोबाइल नंबर आपने दे दिया सर, और ओटीपी आ गया, ओटीपी आपने बता दिया, मतलब आपने अपनी पूरी डिटेल दे दी। और लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रलाइज में, तो सेंट्रलाइज में दोस्तों नो केवाईसी, यहाँ कोई भी केवाईसी नहीं लगता है। केवाईसी की जरूरत नहीं होती है डिसेंट्रलाइज में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि आपका जो फाइनेंस है या आपकी जो भी चीजें हैं वो डिसेंट्रलाइज है। किसी कंट्री की सरकार या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी जिसको कंट्रोल ना करे, वो होता है डिसेंट्रलाइज। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे पैकेज होता है। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में पैकेज सिस्टम होता है। हम सभी लोगों ने देखा कि जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट है, $200, $500, $1000, है ना, यानी अगर आईएनआर में भी है तो 10,000 की ज्वाइनिंग है, 15,000 की ज्वाइनिंग है, 50,000 की ज्वाइनिंग है ना, 8,000 की ज्वाइनिंग है। पैकेज सिस्टम होता है सभी जगह पे। लेकिन एक मेरा सवाल है अभी आप सभी से कि क्या बिटकॉइन खरीदने के लिए कोई पैकेज है क्या पर्टिकुलर? आप जितने का चाहें उतने का खरीद सकते हैं, उतने के फ्रैक्शन में आपको मिल जाएगा, यस और नो?
क्या इथेरियम और सोलाना या बीएनबी लेने के लिए क्या कोई आपको जो है कोई पर्टिकुलर पैकेज है क्या? नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, नो पैकेज, सेंट्रलाइज में कोई भी ऐसा पैकेज नहीं होता है। अब बात करते हैं अगर मनी लॉकिंग की, तो यहाँ पे क्या है, यस मनी लॉकिंग होता है। कितने लोगों ने देखा हुआ है, जैसे अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट गया, 55 दिन का लॉकिंग था वहां पे, कि 55 दिन से पहले अगर आप निकालोगे तो 10% तो उनका कट नहीं था, साथ में कुछ 20-22% का उनका जो है पेनाल्टी भी था, कि अगर 55 दिन से पहले आप निकालोगे तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो सेंट्रलाइज में क्या होता है, आपके मनी को लॉक कर दिया जाता है, कहीं 6 महीने के लिए, कहीं 1 साल के लिए, कहीं 3 महीने के लिए। और आपको सिर्फ आरओआई देते हैं, और आरओआई भी कब तक देते हैं, जब तक आवक ज्यादा है और जावक कम है, तब तक वो आरओआई देते हैं। दैट मीन्स कि सेंट्रलाइज में आपका मनी लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में आपका मनी लॉक नहीं होता। कोई भी ऐसा डिसेंट्रलाइज बताइए, बिटकॉइन आपने खरीदा हुआ है, कभी आपका लॉक नहीं होता है। एलजीएनएस की बात करें तो एलजीएनएस आपने खरीदा है, क्या कभी लॉक होता है क्या? जब आप चाहें, जब आपका मन कर जाए, जब आपका मन भर जाए, आप अपने फंड को अपने निकाल के, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो प्रिंसिपल हो, निकाल के अपने घर ले जा सकते हैं। यानी कि डिसेंट्रलाइज में जहां कहीं भी आपको जो है ये सारी चीजें दिखें तो आप समझ जाना, लेकिन वो सारे लोग बहुत शातिर होते हैं, वो सारे लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हम भी डिसेंट्रलाइज हैं, हमारा भी डिसेंट्रलाइज है, हमारा भी डिसेंट्रलाइज है। लेकिन क्या होता है, जहां पे मनी लॉक है, जहां पे केवाईसी लग रहा है, जहां पे पैकेज सिस्टम है, आप समझ जाइए कि ये दाल में काला नहीं है दोस्तों, पूरी पूरी दाल काली है। तो एक चीज आपको समझ में आएगी, नो लॉकिंग, यहाँ पे कोई भी लॉकिंग नहीं होता है। आगे बात करें एप्लीकेशंस की, तो क्या होता है, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का अपना सेल्फ एप्लीकेशन होता है, सेल्फ ऐप होता है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेल्फ ऐप होता है उनका, उनकी ऐप में चलता है, और वो अपनी ऐप में कभी भी कुछ भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कभी भी कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें तो रन ओनली डिसेंट्रलाइज ऐप, यानी कि डैप पे चलता है। जैसे टोकन पॉकेट वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट है, मेटामास्क है ना, ट्रस्ट वॉलेट है। तो यानी कि आप एक चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐप नहीं है। सेंट्रलाइज में आपको उनका अपना ऐप होता है, कभी भी कुछ भी घटा बढ़ा लिया, कुछ भी कम ज्यादा कर लिया। और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, रन ओनली डिसेंट्रलाइज ऐप, यानी कि डैप, जिसको डैप कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये टोटली चलता है डिसेंट्रलाइज, और यहाँ पे कोई भी ऐप नहीं होता है। अगर आगे दोस्तों बात करें इनकम प्लान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम प्लान कैन बी चेंजेबल। सेंट्रलाइज में क्या होता है, इनकम प्लान चेंज हो सकता है, और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो है इनकम प्लान हमेशा चेंज होता रहता है हर 6, मेरे साथ तो प्रैक्टिकली हुआ है, मैं 7 साल में बहुत बार देखा ये चीज, कि जो है इनकम प्लान चेंज हो गया, अभी इतना आएगा, अभी हाँ उतना बहुत आएगा, काम वो चल सारी चीज। रही। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। और अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज की, तो नॉट चेंजेबल, ओनली न्यू स्मार्ट कॉन्टेक्ट एडेबल। यानी कि डिसेंट्रलाइज में कोई भी चेंज इनकम प्लान नहीं होता है, उसमें कुछ चीजें, यानी कुछ नया स्मार्ट कॉन्टेक्ट ऐड होता है। क्या क्या ऐड होता है, स्मार्ट कॉन्टेक्ट नया ऐड होता है, कुछ भी उसमें चेंजेबल नहीं होता है। ओनली सिर्फ और सिर्फ नया स्मार्ट कॉन्टेक्ट ऐड किया जा सकता है। तो आपको ये चीज, ब्रजेश जी आप म्यूट हो गए। ब्रजेश जी आप म्यूट हैं।
ओके, अभी वॉइस क्लियर है सर? एक बार रिएक्शन दीजिएगा, मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेल इनकम में अगर बात करें दोस्तों, तो 10% डायरेक्ट, 10% मैचिंग। किसी ने 1 लाख रुपए किसी का लगवाया तो उसको 10% तो तुरंत ही मिल जाता है। 10% या जो भी परसेंटेज है, यानी कि तुरंत के तुरंत वाली इनकम, फिर उसके बाद मैचिंग इनकम। यानी बहुत सारी आपके प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल का 40%, 45% तक बंदरवाट में चला जाता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेल इनकम। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट सेल इनकम नहीं होती है। डायरेक्ट सेल इनकम नहीं होती है। आपने किसी को प्रेफर कर दिया कि सर बिटकॉइन बहुत अच्छा जा रहा है या इथेरियम भविष्य में बहुत अच्छा जाने वाला है, आप उसको ले लीजिए, और उसको खरीद लेते हैं, तो क्या कोई इनकम आती है क्या? नहीं आती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम, सॉरी, यहाँ पे यस है, सेंट्रलाइज में डायरेक्ट सेल इनकम होती है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, नो ओनली प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सेंट्रलाइज में क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी किसी का प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, प्रिंसिपल से कोई डायरेक्ट इनकम नहीं दी जाती है डिसेंट्रलाइज में। लेकिन सेंट्रलाइज में होता है कि आपने एक पैकेज बेच दिया तो आपको इतने डॉलर आ जाएंगे, आपने 2 पैकेज बेच दिया तो इतने डॉलर आ जाएंगे, यानी जितना आपने डलवाया उस पर कुछ डायरेक्ट सेल इनकम होती है। अगर दोस्तों बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी इज नॉट सेफ। यानी सेंट्रलाइज में लिक्विडिटी सेफ नहीं होता है, ऑनर के हाथ में ही सारा होता है। ऑनर कभी भी उस लिक्विडिटी के साथ खेल कर सकता है, निकाल सकता है, कम ज्यादा कर सकता है, और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, आप सभी लोगों के सामने भी ऐसा आपको देखने को मिला होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी टू टैली सेफ, यानी कि यहाँ पे आप लिक्विडिटी को देख सकते हैं, लिक्विडिटी आपके सामने है, और ब्लॉकचेन में जाके उसको टैली कर सकते हैं, जहां पे कोई निकाल नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। हाँ, कौन कर सकता है, जिसके पास एलजीएनएस है वो अपना एलजीएनएस देगा तो लिक्विडिटी से यूएसडीटी आ जाएगा, और अगर यूएसडीटी देगा तो वहां से एलजीएनएस निकल आएगा। यानी लिक्विडिटी टोटल जो है ट्रांसपेरेंट होती है, हर किसी को दिखती है, और टोटली सेफ होती है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं, एक सेकेंड। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे लिस्टेड इन, तो सेंट्रलाइज, ये सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस है, कॉइन डीसीएक्स है, वहीं पे सिर्फ लिस्टेड होता है। और ज्यादातर स्कैम की अगर बात करें तो बीएनबी स्मार्ट चेन, बीएनबी से जो है पे जो है लिस्टेड ज्यादा स्कैम हुआ है आजकल। इधर जो है अगर बात की जाए, तो यहाँ पे एक्सचेंज की बात करें सेंट्रलाइज में, तो बाइनेंस है, कॉइन डीसीएक्स है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें दोस्तों सेंट्रल डिसेंट्रलाइज की, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि क्विक स्वैप है, यूनिस्वैप है, स्विगी स्वैप है, इस तरीके से रॉकेट स्वैप, जैसे अभी बीएनबी स्टार्ट हुआ है रॉकेट स्वैप पे, तो बीएनबी का जो एक्सचेंज है रॉकेट स्वैप है। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है दोस्तों, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बायर्स होते हैं और आप सेलर होते हैं, तो बायर और सेलर को एक साथ कम्युनिकेट करके ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे क्विक स्वैप है, स्विगी स्वैप है, यूनी स्वैप है, रॉकेट स्वैप है, उस पर अगर बात करें, तो वहां पे क्या होता है, लिक्विडिटी से स्वैप होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ विड्रॉल सिस्टम की, तो विड्रॉल सिस्टम में सेंट्रलाइज में क्या होता है, 1 से 72 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा मिलता है। यानी विड्रॉल के नाम पे सेंट्रलाइज में सिर्फ घंटा मिलता है। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में अगर बात की जाए, तो विद इन ए मिनट, आपको विड्रॉल, यानी विड्रॉल तो लगाना ही नहीं है, सीधे लिक्विडिटी से, मैंने पहले ही बताया लिक्विडिटी से स्वैप होता है सीधे। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या है। रेट की अगर बात करें, तो नॉट सो मच इंक्रीज एंड कंट्रोल बाय ऑनर। अब किसी प्रोजेक्ट में अगर ऑनर है, तो ऑनर क्यों रेट बढ़ाएगा?
रेट बढ़ाएगा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। और जितने लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, काफी टाइम तक चला, बहुत मीडियाबाजी, बहुत सारे जो है इस तरीके से होटल और सेमिनार और सब कुछ हुआ। और उनका टारगेट था कि $10 लेके जाऊंगा, $1 भी नहीं टच कर पाया। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं वो लोग जो है जरूर अपने रिएक्शन दीजिएगा। इंक्रीज और डिस्क्रीज नेचुरली, जैसे अभी हर्षित जी ने कहा था कि सेल ज्यादा होगा रेट नीचे जाएगा, बाइंग ज्यादा होगा रेट बढ़ेगा। तो डिसेंट्रलाइज में इंक्रीज और डिस्क्रीज नेचुरली, यानी ये सारी चीजें नेचुरली होती हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? अपने रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा सेशन का जो हमारा जो टॉपिक था, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क है। कितने लोगों को समझ में आया यहाँ तक का सेशन? और यहाँ तक का सेशन कैसा लगा आपको? अपने रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की बात रही, और आपको खुद से चेक करना है, खुद से चेकआउट करना है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट है। और ये जो भी हमने बात की, क्या वहां पे ऑनर है, क्या वहां पे केवाईसी लग रहा है, क्या वहां पे पैकेज है, क्या वहां पे लॉकिंग सिस्टम है, आपको खुद अपने आप में एनालिसिस करना है कि जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आया। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप अगर ओरिजिनल जीनस में हैं, आप अगर ओरिजिनल जीनस में हैं और रेगुलर आप मीटिंग ट्रेनिंग में है, रेगुलर ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा तो आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, आप खुद उसका जो है एनालिसिस कर सकते हैं, उसका जो है कुंडली निकाल के उसके सामने रख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के सामने भी बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत लोग आते हैं प्लान दिखाने, तो डायरेक्ट हम जाके कई ऐसी चीजें हैं जिसको देख सकते हैं, कई ऐसी चीजें। तो अभी तक का ये सेशन था, आज का हमारा जो टॉपिक था सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या है, और भी कई चीजों पे हम लोग बात करेंगे। आज बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर ये तो ऑल टाइम हाई 84 गया था, ऑल टाइम हाई $84 गया था। आज हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिन्होंने $84 में भी एलजीनेस को बाय किया था, आज वो लॉस में है या प्रॉफिट में है? कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार रिएक्शन दीजिए फटाफट, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। राजेश कुमार जी का रिएक्शन आ रहा है, आरती जी का आ रहा है, सुकुमार जी का आ रहा है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं आ, कि $84 बिल्कुल प्रॉफिट में होगा। हर्षित जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं बिल्कुल प्रॉफिट में है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि $84 में भी किसी ने एलजीनस को लिया हुआ था, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई पे लिया था। तो अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो एक सीधा सा कैलकुलेशन है, क्योंकि ऑल टाइम हाई कब गया था? मार्च में स्टार्ट हुआ था, मार्च 24 में, और अप्रैल 24 में ऑल टाइम हाई $84 गया था, $84। और मैं सीधे अगर कैलकुलेट करूं इसका जो है करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स से करता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट देख लेता हूं। ओके, तो अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर किसी ने $84 में एलजीनेस को लिया हुआ है, तो अभी वो प्रॉफिट में है या लॉस में है? $84 का एलजीनेस लिया हुआ है तो प्रॉफिट में है या लॉस में है? और इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने वॉलेट में। तो मेरा स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रहा है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, और फिर हम लोग देखेंगे कि ऑल टाइम हाई पे भी जिसने बाय किया उसका क्या प्रॉफिट है, अभी आज की डेट में कितना प्रॉफिट है। तो इसके लिए हम लोग आ गए अपने यहाँ वॉलेट में, टोकन पॉकेट में। और सबसे पहले हम यहाँ से लाइव रेट ले लेते हैं, क्योंकि लाइव रेट मैं यहीं से ले लेता हूँ, 2.53 है। लेकिन जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग,
वो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग अनोबीस से, क्योंकि वहां का कैलकुलेटर ही एक्यूरेट चल रहा है। तो प्राइस क्या है अभी? 2.53, 2.53 प्राइस है। और पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं ऑल टाइम हाई जिस समय था, उस समय किसी ने 5 लाख का एलजीनेस लिया, 5 लाख का एलजीनेस किसी ने स्टेक किया, और इंटू 84, इंटू उस समय, अगर आज से लगभग 24, 3, 27 महीने पहले की अगर बात की जाए, तो 27 महीने पहले डॉलर की वैल्यू 90 रुपए से होगी ज्यादा से ज्यादा। तो 90 रुपए से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कितना एलजीएनएस मिल गया? 66.13 एलजीएनएस, 66.13 एलजीएनएस मिला। और इसको हम स्टेक करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर अनोबीज वाला यूज करिए, क्योंकि यहाँ का एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो आरओआई मिल रहा है, या जो आपको एलजीएनएस रिवॉर्ड में मिल रहा है, वो रिवॉर्ड आपको जो है एलजीएनएस रिवॉर्ड स्मार्ट कॉन्टेक्ट के माध्यम से मिल रहा है। तो यहाँ कैलकुलेटर में थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो स्मार्ट कॉन्टेक्ट है वो स्मार्ट कॉन्टेक्ट है 0.15। यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा, हर 6 घंटे में 0.1500% मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए कि कितना मिला था, 66.13 एलजीएनएस मिला। ये एलजीएनएस मिला, और इसको 1 साल के लिए हमने स्टेक किया, कितना हो गया? 589.9169 एलजीएनएस 1 साल में हो गया। और फिर इसको 1 साल के लिए मैं फिर स्टेक पे करूंगा। अभी ये 5262 हो गया, और इसको फिर 3 महीने के लिए हम लोग और करेंगे, क्योंकि टोटल 27 महीने हो चुका है। फिर से इसको स्टेक किया 1 महीने के लिए, अभी 1 महीना हो चुका है। और फिर इसको जो है 1 महीने के लिए और करेंगे, यानी 7540। टोटल हम 26 महीने लेते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई गया था अप्रैल में। और अप्रैल से अगर बात करें तो अप्रैल मई जून, है ना, अप्रैल टू अप्रैल 1 साल, फिर दूसरा अप्रैल 2 साल, फिर उसके बाद मई जून, जून में हम लोग तो केवल हम लोग 24 2 26 महीने का लेते हैं। तो 26 महीने में जो आपका एलजीएनएस हो गया 7540.7060। और इसको हम अभी के रेट से कैलकुलेट करेंगे, जो 5 लाख का आपने $84 में भी लिया था, ऑल टाइम हाई पे भी लिया था, इंटू 2.53 इंटू 98। दोस्तों 18,69,642। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आज से 26 महीने पहले 5 लाख का एलजीएनएस किसी ने भी लिया था, 5 लाख का एलजीएनएस किसी ने भी लिया था, और $84 से, मतलब आप समझ लीजिए कितने परसेंट का प्राइस डाउन है, प्राइस कितने परसेंट का डाउन हुआ, तो भी उसका 18,69,642 है। बहुत सारे लोग मार्केट में कहते हैं सर ये तो $84 था, ये तो कम होता जा रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं सर आपको एलजीएनएस का ही प्राइस क्यों बढ़वाना है? आपका अपना पोर्टफोलियो कहाँ है? आपका अपना पोर्टफोलियो तो प्रॉफिट में है। और दोस्तों कभी भी आपको, क्योंकि प्राइस का है ही नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्राइस का नहीं है, प्राइस का मैकेनिज्म ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। कभी भी प्राइस पे ध्यान नहीं देना है। हाँ प्राइस कम है, आप टाइमिंग बढ़ा दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको प्राइस की अगर बात की जाए तो, मतलब और बाकी टोकन्स में अगर देखें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, वहां भी वेट करना है। लेकिन वहां वेट करने पे जब आपका 97% प्राइस डाउन होने पे भी
समझ रहे हैं आप, 4 टाइम हो रहा है। तो ऐसा मैकेनिज्म कहीं मिलेगा क्या? ये कभी भी 84 ना जाए, कभी भी ना जाए, तो क्या लॉस है क्या? लेकिन अगर बिटकॉइन में किसी ने ले रखा है, बिटकॉइन ले रखा है, और 1,26,000 डॉलर में जिन्होंने लिया हुआ है, तो वो अपने प्रिंसिपल पे कब आएंगे? कोई आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है। 1,00,000 डॉलर के रेट से भी अगर बिटकॉइन खरीदा हुआ है, 1,00,000 डॉलर से, तो वो अपने प्रिंसिपल पे यानी अपने कैपिटल पे कब आएंगे? जब प्राइस 1,00,000 डॉलर का आएगा। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने रिएक्शन दे सकते हैं कि अपने कैपिटल पे वो कब आएंगे। दिसंबर 2027, वो भी शायद। और बिल्कुल सही बात है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब वो आएगा, वो 6 महीने में आएगा 1,00,000 डॉलर, 1 साल में आएगा, 1.5 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, तब वो अपने प्रिंसिपल पे आएंगे। और तब तक के लिए उनको वेट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कभी भी 84 ना जाए। जिन लोगों ने 26 महीने वेट किया हुआ है, उनका लगभग 4x के आसपास है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि उस समय एपीवाई बहुत ज्यादा था। जब मैंने स्टार्ट किया तो 2600 और 2800 एपीवाई था। तो बहुत सारा प्रॉफिट वो लोग बुक भी कर चुके होंगे, बहुत सारा प्रॉफिट ले चुके हैं। लेकिन अगर अगर उन्होंने पूरा होल्ड करके रखा है तो भी क्या लॉस है? कोई नुकसान है क्या? और इतना ही कहाँ पे मिल रहा है? इतना ही कहीं पे मिल रहा है क्या? और दोस्तों बात करते हैं कुछ अपडेट पे, जो कि शायद ग्रुप में भी वो अपडेट गए हुए हैं और हम लोगों ने भेजा भी है। एक्स पे जैसे बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, तो एक्स पे जैसे एक ये अपडेट आया था, ये अपडेट था। तो इस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इसको मैं ऑलरेडी जो है यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी पे लेके गया था। और आई थिंक अगर ग्रुप में मैंने डाला है या नहीं डाला है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ। और इसको मैंने चैट जीपीटी पे ऑलरेडी डाल के इसको देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओरिजिन न्यूज। आपने अवसर तो पकड़ लिया, लेकिन क्या आप अंत तक टिक पाएंगे? क्रिप्टो की दुनिया में हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं, काश मैंने बिटकॉइन शुरू में खरीदा होता तो आज मेरी जिंदगी बदल गई होती। लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास में काश का कोई महत्व नहीं होता है। जिन लोगों ने बिटकॉइन से बड़ी सफलता हासिल की, उन्होंने सिर्फ जल्दी खरीदारी नहीं की थी, सिर्फ जल्दी खरीदा नहीं था उन्होंने। उन्होंने बाजार की बड़ी गिरावटें, डर, अफवाहें और अनिश्चितता के दौर भी झेले हुए हैं। शुरुआती निवेशकों में से अधिकांश लोगों के बीच रास्ते में ही हार मानकर निकल गए। सफल वही हुए जो अंत तक डटे रहे। आज यही सवाल ओरिजिन इकोसिस्टम के हर सदस्य से पूछ रहा है। आज यही सवाल ओरिजिन इकोसिस्टम हर सदस्य से पूछ रहा है, आपने अल्जीनस का अवसर पहचान लिया, आपने स्टेकिंग भी शुरू कर दी, लेकिन क्या आप आने वाले उतार चढ़ाव में भी अपने विश्वास पर कायम रह पाएंगे? आज ओरिजिन एक बड़े विजन की ओर बढ़ रहा है। ओरिजिन पॉलीगॉन और अनुबीत चेन के माध्यम से एक मजबूत और दीर्घकालिक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। जो लोग आज इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वह पहले कदम रखने वालों में शामिल है। जो लोग आज इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, वो पहले कदम रखने वालों में शामिल है। लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं होता, अंत तक बने रहना भी जरूरी होता है। धन का सबसे बड़ा नियम है धैर्य। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, उसी तरीके से बड़ा इकोसिस्टम समय समय पर चुनौतियों, उतार चढ़ाव और परीक्षणों से गुजरता है। मार्केट में शोर होगा, लोग नकारात्मक बात करेंगे, कुछ लोग जल्दी लाभ लेकर निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य और विजन को समझते हैं, वो लंबी अवधि के लिए टिके रहते हैं। याद रखिए, अवसर सबको नहीं मिलता। अवसर को पहचानना बुद्धिमानी है, लेकिन अवसर पर अंत तक टिके रहना असली विजेताओं की पहचान है। आज सवाल यह नहीं है कि आपने एल्जीनस खरीदा है या नहीं, सवाल यह है कि आपने अपने लक्ष्य और विश्वास में अपने विजन के साथ अंत तक खड़े रह सकते हैं। समय हमेशा उन्हीं लोगों के साथ बड़ा पुरस्कार देता है, उन्हीं लोगों को सबसे बड़ा पुरस्कार देता है जो धैर्य, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। भविष्य उन्हीं का होता है
जो मुश्किल समय में भी अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखे। मौका पकड़ना आसान है, लेकिन अंत तक टिके रहना ही असली सफलता है। तो ऑलरेडी ये सारे अपडेट जो है ऑलरेडी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन में जिन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है, बिल्कुल सही बात है कि कोई जरूरी नहीं कि वो शुरू में आ गए थे इसलिए उन्होंने 90 80 80 90 90% तक का उतार चढ़ाव भी झेला हुआ है। मतलब $80,000 से और $12,000 का भी सफर उन्होंने देखा हुआ है। तो आज उन्होंने अगर बनाया पैसा, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया, बहुत अपनी जिंदगी को अगर चेंज करा उन्होंने, तो आज उन्होंने इसलिए चेंज करा कि उन्होंने वो उतार चढ़ाव भी झेला हुआ है, वो पैनिक सिचुएशन भी झेली हुई है। जब कोई $80,000 किसी का और $12,000 हो जाए, $80,000 किसी का $12,000 हो जाए, वो टाइम भी उन्होंने देखा हुआ, और उस टाइम में वो टिके रहे, पैनिक नहीं करा। जिन लोगों ने, उन लोगों ने ही वो सफलता ली। और जो लोग पैनिक कर गए, निकल गए, आज बहुत सारे लोग दोस्तों आप सभी से मिलते होंगे, कहते होंगे अरे सर फला टाइम पे मेरे पास इतना बिटकॉइन था। 2016 में मैंने 10 बिटकॉइन था। क्या किया? कई लोग तो ये कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि हाँ अरे कुछ 10 12 हजार का टोटल लिया था मैंने, और मुझे 28,000 मिल गया, बेच दिया मैंने। कुछ लोग कहते हैं अरे वो न्यूज आ गई थी ना, फला न्यूज आ गई थी ना उस टाइम की, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो सब खत्म हो जाए, इसलिए बेच दिया था। तो दोस्तों क्या करना है आपको? टिके रहना है। क्योंकि आज अभी ग्रुप में भी एक आशीष गुप्ता जी ने आई थिंक डाला था कि आया राम और गया राम चले जाएंगे, लेकिन जो पैसा बनाएंगे वो टिका राम, है ना, जो टिका रहेगा यहाँ पे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो टिकना है यहाँ पे। और ये समय है ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस लेने का, क्योंकि इस समय आज अगर बात की जाए, आज भी कोई आदमी अगर एक अच्छा यहाँ पे लेता है एलजीनेस, आज अगर बात करें कोई आदमी आज भी 5 लाख का एलजीनेस लेता है, 5 लाख का एलजीनेस लेता है, डिवाइडेड बाई 2.53 डिवाइडेड बाई 98, सॉरी इनटू हो गया, 2016 एलजीनेस मिलेगा दोस्तों, 2016 एलजीनेस 5 लाख में। और इसको जब हम स्टेक करेंगे, इस एलजीनेस को जब हम स्टेक करेंगे, तो देखते हैं क्या बेनिफिट मिलेगा। कितना एलजीनेस मिला है? 2016। और केवल एक साल का कैलकुलेशन करेंगे, 2016 एलजीनेस एक साल के लिए स्टेक करेंगे, 17,983.8564, केवल एक साल का कैलकुलेशन लेते हैं, इंटू 2.53 इंटू 98। अगर यही रेट रहा तो 44,58,917, अगर यही प्राइस रहा तो। अगर ये $1 भी गया, 17,62,417 एक साल में। और $1 से तो ट्रेजरी बैकअप है, $1 से के ऊपर से तो ट्रेजरी बैकअप है। तो दोस्तों आई होप ये आज का ट्रेनिंग, आज का मीटिंग समझ में आया होगा। और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप अपने डाउट जो भी है, क्वेश्चन है, हैंड रेज कर सकते हैं। और हैंड रेज करके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आई, या कोई इस सेशन के बारे में या ओरिजिनल जीनस के बारे में अपनी शेयरिंग देना चाहता है, कुछ अच्छे विचार हैं, कुछ पॉजिटिव बातचीत है, तो जरूर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आज का सेशन यहीं तक का। और मैं हैंड ओवर करूंगा हमारे आज के जबरदस्त होस्ट मिस्टर हासिद जायसवाल जी। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का अभी तक इस सेशन में बने रहने के लिए। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी। और